ग्रेट का मतलब महान भी होता है और ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है। तो यहाँ जब आप पूरा लेसन पढ़कर रेडी करेंगे तब आपको पता इस कहानी का हीरो कौन है। फ्रेंच बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। और द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सा, आप लोग भी स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे। तो चलिए, लेसन है द लास्ट लेसन। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से रेडी होगा तभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को आसानी से लर्न कर पाएंगे। तो देखते हैं। लेसन है द लास्ट लेसन, यानी इसका मतलब है अंतिम पाठ। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो क्लास 12th का पहला लेसन चल रहा है और इसका नाम पड़ गया द लास्ट लेसन। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब आप पूरा लेसन पढ़कर रेडी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस पहले लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा। तो लेसन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा लेसन के बारे में जानेंगे, समरी टाइप का। उसके बाद हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसके ऑथर कौन है। अल्फोंस डॉडेट इसके राइटर हैं, ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। 1840 टू 1897, यानी अल्फोंस डॉडेट 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये एक फ्रेंच भाषा के उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे। ये भाई क्यों ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे? क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज चलती है? फ्रेंच लैंग्वेज। इसीलिए कहा गया कि ये किस भाषा में उपन्यास लिखते थे? फ्रेंच भाषा में। और उन्हीं शॉर्ट स्टोरी में से ये भी हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है। द लास्ट लेसन इज सेट, ये लास्ट लेसन किस पर आधारित है? इन द डेज, किन दिनों पर यह आधारित है? ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार 1870 टू 1871, यानी कि ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, ये किन दिनों का है? उन दिनों का है जब फ्रैंको और पर्सियन वार हुआ था, उन दिनों का है। सन है 1870 1871, लगभग 1 ईयर तक चला था। क्या हुआ था इसमें? इन व्हिच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस हार गया था, बाय पर्सिया, किससे? पर्सिया से, लेड बाय बिस्मार्क, और उस समय पर्सिया के सेना को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है? पर्सिया का एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है और उसी की लीडरशिप में ये वार लड़ा गया था जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। अच्छा, इसका नाम फ्रैंको पर्सियन वार क्यों पड़ा? जैसे फ्रैंको से फ्रांस का संबंध है और पर्सियन से पर्सिया का, इसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया फ्रैंको और पर्सियन वॉर। क्या हुआ था? पर्सिया then consisted of what now are the nations of Germany। पर्सिया उस समय अपने अंदर कौन से राष्ट्र को शामिल किया था? जो अब जर्मनी के राष्ट्र हैं। यानी कि पर्सिया और पर्सिया अपने आसपास के स्टेट को ही मिला करके कौन सा कंट्री बनाया है? जर्मनी।
पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और उस समय जो पर्सिया था वो उसको भी शामिल किया था, पोलैंड के भी कुछ पार्ट को और ऑस्ट्रिया के भी कुछ पार्ट को अपने अंदर शामिल किया था पर्सिया। और पर्सिया और भी अपने आसपास के राष्ट्र, आसपास के स्टेट को मिलाकर उसने अपना एक कंट्री बना लिया था, जर्मनी। अगला, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, और जब फ्रांस वार डिफीट कर जाता है तो फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन किसके हाथों में चले गए? पर्सिया के हाथों में चले गए। यानी अब उस जिले में किसका अधिकार होगा? पर्सिया का। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए व्हाट इफेक्ट, कि भाई क्या प्रभाव पड़ा दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि उस समय अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वही हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इतना थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जान गए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट लेसन पे। काफी आसान सा लेसन है। चलिए देखेंगे। आई क्या है? आई एक लड़का है फ्रेंच, क्या नाम है इसका? फ्रेंच। जो हमारे अल्फॉन्स डॉडेट हैं वो फ्रेंच नाम के एक लड़के को लेकर ये कहानी स्टार्ट करते हैं। यानी इस कहानी का हीरो कौन है? फ्रेंच है। यानी फ्रेंच कहता है कि मैं, आई यहां कौन है? फ्रेंच है। तो आप लोग समझेंगे इस बात को। तो फ्रेंच कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह फ्रेंच कह रहा है कि उस सुबह स्कूल के लिए मैं बहुत देरी से निकला था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड का मतलब क्या होता है? डर या भय कह रहा है। और ग्रेट का मतलब दो अर्थ होता है, ग्रेट का मतलब महान भी होता है और ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है। तो यहां अर्थ है बड़ा से। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डर में था। किसके डर में? आफा स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। यानी जो फ्रेंच है वो बहुत ज्यादा डर में था। किस डर में? आफा स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का। उसको ऐसा लग रहा था कि लेट भी हो गया है और अब मैं जरूर डांटा जाऊंगा। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एमहैमल हैड सेड, एमहैमल कौन है? फ्रेंच के टीचर। क्योंकि एमहैमल ने कहा था डैट की ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, किस पे? पार्टिसिपल्स पे। यानी इसकी हिंदी होती है कृदंत क्रिया। यानी एमहैमल जी ने कहा था कि हम कृदंत क्रिया पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जान पाया था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जान पाया था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने ये सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि दूर चला जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन का समय स्कूल से बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, यानी यह मौसम थोड़ा सा गर्म भी था। सो ब्राइट, थोड़ा सा चमकीला भी था, यानी धूप भी निकला था। यानी इसका मतलब यह है कि फ्रांस में ज्यादातर ठंडक ही रहती है, और जिस दिन की बात है उस दिन में धूप बहुत अच्छा खिला था, मौसम भी गर्म था, यानी स्कूल ना जाकर बाहर टहलने लायक ही था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। एज का मतलब क्या होता है? किनारे। उड का मतलब लकड़ी भी होता है, लेकिन अगर उड्स हो जाए तो इसका मतलब होता है जंगल। तो जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी।
एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में कहां, बैक ऑफ द सामिल, यानी सामिल का मतलब होता है आरा मशीन, वही लगा था। आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया के जो सिपाही थे, वो ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना, पर्सिया के सिपाही, पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अब अल्सास और लॉरेंट डिस्ट्रिक्ट में किसका कब्जा हो गया? पर्सिया का, जर्मनी का। तो जाहिर सी बात है वहां के सैनिक लोग आकर वहां क्या करेंगे? ड्रिल, यानी ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास। तो वो लोग वहीं आरा मशीन के पीछे खुला मैदान था और वहीं पे पर्सिया के सिपाही क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे, सैन्य अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कहीं ज्यादा लुभावना लग रहा था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा ये ड्रिल देखना फ्रेंच को कहीं ज्यादा लुभावना लग रहा था। यानी वो सोच रहा था कि पढ़ने से अच्छा ये है कि हम सोल्जर्स का ड्रिल ही देख लें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास अपने मन का विरोध करने की शक्ति थी, यानी अपने मन को मनाने की शक्ति थी कि नहीं, मैं ये ड्रिल नहीं देखूंगा, बल्कि कहां जाऊंगा? स्कूल। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से वहां से स्कूल के लिए भागा। यानी ये कहना चाह रहा है कि मेरा तो मन कह रहा है कि मैं बाहर जाऊं और पर्शियन सोल्जर्स का ड्रिल देखूं, लेकिन इसको अपने मन को मनाने की शक्ति इसके अंदर थी कि बोला नहीं भाई, हम जो है स्कूल ही जाएंगे, ये नहीं देखेंगे। तो काफी आसान है। अगला देखेंगे। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड, तो वहां पर एक भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, और क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। यानी कि जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था तो मैंने देखा टाउन हॉल के सामने वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। कहां? बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे लिए जो बुरी खबरें होती थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से ही आती थी। यानी जो हमारे लिए बुरी खबरें होती थी वो सारी खबरें उसी सूचना पट पर लिख दी जाती थी और सारे गांव वाले उसी सूचना पट को पढ़ने आते थे। क्या क्या बुरी खबरें थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, जो हमारा फ्रांस था वो जो युद्ध हार जा रहा था, तो वही जानकारी यहां पर लिख दी जाती थी। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है अनिवार्य भर्ती, जैसे अगर सैनिक कम पड़ जा रहे हैं तो जो कंट्री के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाता है कि आप भी लड़ाई लड़ें, तो वो भर्तियां भी उस पर लिख दी जाती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे उनके आदेश भी उस पर लिखे जाते थे कि भाई अब हमारे सेना का अब क्या आदेश है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अब मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। भाई मैं तो लेट हो गया हूं, हमारे कंट्री में जो चल रहा है तो वो तो मुझे पता है, अब क्यों भीड़ लगी है, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतना तेजी से गया जितना तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, वहीं पर एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर, वह वहीं पर था, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने वह भी था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ, अपने वर्करों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी समाचार को क्या कर रहा था? पढ़ रहा था।
वो भी समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बाद उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, कह रहा बब, बब क्या है? एक प्रेम से बोला जाने वाला एक साथी जैसा शब्द है। कह रहा है डोंट गो सो फास्ट बब, बहुत तेज मत चलो बब। यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना स्कूल पा जाओगे अधिक समय रहते हैं। यानी कहना चाह रहा है कि अभी तुम्हारा स्कूल पाने में अधिक समय है, यानी कि तुम लेट नहीं हुए हो, अभी तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इसके लिए बहुत समय है। आई थॉट, तो मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो तो लग रहा है मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैं कहां पहुंचा? एमहेमल्स लिटिल गार्डन, यानी एमहेमल सर जी के छोटे से गार्डन के पास पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कैसे? हांफते हुए। इसका मतलब क्या होता है? एक इडियम है, आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या चीजें होती हैं। यानी हांफते हुए मैं एमहेमल के छोटे से गार्डन के पास पहुंचा। चलिए हमारा अगला पैसेज है। यूजली, प्राय व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय जब स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज अ ग्रेट वसल, वसल का मतलब होता है अफरा तफरी, शोरगुल। तो कह रहे प्राय जब स्कूल शुरू होता है तो वहां बहुत ज्यादा अफरा तफरी होती है, शोरगुल होता है। व्हिच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है। आउट इन द स्ट्रीट, यानी गली में बाहर से ही जिसको सुना जा सकता है, वैसा अफरा तफरी स्कूल में होता है। कब? जब स्कूल शुरू होता है। बिल्कुल भाई, जब आप लोग भी स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे, जब बच्चे आते हैं स्कूल में या फिर जाते हैं तो ग्रेट वसल वहां पर होता है, यानी लोग बहुत शोरगुल करते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, कोई इस सीट पर बैठेगा, कोई उस सीट पर बैठेगा। तो कह रहा है कि बाहर गली में से ही सुनाई पड़ता था क्या? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना बंद करने की आवाज सुनाई पड़ता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, और यह भी सुनाई पड़ता था कि लेसन एक स्वर में रिपीट किए जा रहे हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग क्या करते थे? उस यूनिसन को सुनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए हम लोग अपने हाथों को अपने कान के पास लगा लेते थे ताकि हमें स्पष्ट सुनाई दे। ऐसा फ्रेंच सोच रहा है। कब सोच रहा है? कि जब किसी भी दिन स्कूल होता है तो इतनी सारी घटनाएं घटती थी। और क्या होता था? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या सुनाई देता था? टीचर का वो जो बड़ा सा रूलर था, जब वो पटकते थे टेबल पर, उसकी भी आवाज को बाहर से ही कोई सुन सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ये सारी चीजें एकदम शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, यानी ये कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी मुझे उस शोरगुल पर भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे, यानी ये सोच रहा है कि भाई इतना वहां पर शोरगुल होता है और उसी शोरगुल में बिना किसी के देखे मैं अपने सीट पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीजें ऐसे शांत थीं जैसे संडे वाली सुबह, क्योंकि संडे वाली सुबह में कोई स्कूल पे जाता नहीं तो वहां पर काफी शांति रहती है। तो वही कह रहा है कि सारी चीजें ऐसे शांत थी जैसे जैसे संडे वाली सुबह।
थ्रू द विंडो आई सा, खिड़की से मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो सहपाठी थे, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, वो पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। एंड एमहेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एमहेमल जी आगे पीछे चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, किसको लेकर, अपने उस डरावने लोहे के रूलर को लेकर, अंडर हिज आर्म, उसको अपने भुजा के नीचे ऐसे दबा करके वो आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सब लोगों के सामने से ही मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि उसी शोरगुल में मैं जाकर बैठ जाऊंगा, बट सारी चीजें एकदम शांत थी, इसीलिए इसको सबके सामने से जाके दरवाजे को खोलना पड़ा था। फिर कह रहा है, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना ज्यादा शर्म से लाल पड़ गया था, यानी मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था, ये आप कल्पना कर सकते हैं। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, और मैं कितना ज्यादा डर गया था, कितना ज्यादा मैं शर्मिंदगी फील कर रहा था, आप सोच सकते हैं। चलिए अगला हमारा पैसेज है, काफी आसान सा लेसन है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें में से पेपर में बहुत आएगा भाई। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसा सोचता था कि एमहेमल जी हमको डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एमहेमल सामी, एमहेमल जी ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े दयालुता पूर्वक, क्या बोला, गो टू यूर प्लेस क्विकली, जल्दी से तुम अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तुम जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग, हम लोग शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, बिना तुम्हारे ही, यानी बिना तुम्हारे ही हम लोग क्लास को शुरू करने वाले थे। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप किया, एंड सट डाउन, और जाके बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने मेज पर, अपने टेबल पर, अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, when, जब तक आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कह रहा है कि जब तक कि मैं अपने डर पर थोड़ा सा ओवर नहीं पा गया, थोड़ा सा काबू नहीं पा गया, तब तक डिड आई सी, तब तक मैंने, अब आप नॉट टिल देन को डिड आई सी से जोड़ेंगे, कह रहा है तब तक नहीं, जब तक कि मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा गया, तब तक मैंने नहीं देखा, डैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे सर जी, क्या हमारे सर जी किस में हैं, अपने सुंदर हरे कोट में हैं। मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा गया। भाई डर ही रहा था, क्योंकि एमहेमल जी उसको डांटेंगे भी और हो सकता है पीट भी सकते थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका वो झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो रेशमी काले कलर की छोटी सी टोपी, इन सबको तब तक नहीं देखा जब तक कि वो अपने डर पर काबू नहीं पाया। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारी की सारी क्या हुई थी, कढ़ाई हुआ था, किस पर, उनके सिल्क वाले कैप पर। डेट, जिसे ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो केवल इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज डेज के अलावा और उस कपड़े के वो कभी नहीं पहनते थे। जब स्कूल में निरीक्षण करने की बात हो या पुरस्कार देने की बात हो, बस उसी दिन ये पहनते थे, उसके बाद वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, और इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल प्रतीत होता था, और इसके अलावा पूरा स्कूल प्रतीत होता था। सो, कैसा प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यानी इतना ज्यादा
पूरा क्लास बहुत ज्यादा विचित्र और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देखा, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे थे, लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह। यानी ये कह रहा है वो चीज जो जिससे मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ वो ये देखकर हुआ कि भाई जो बेंच हमेशा पीछे क्लास में खाली रहती थी उस पर आज गांव के लोग क्यों बैठे हैं, इससे वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। ओल्ड हॉसर, कौन बैठा था वहां? ओल्ड हॉसर था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और वो क्या पहना था? अपना तिकोना टोपी पहना था। द फॉर्मर मेयर, देखिए फार्मर होता तो किसान, फॉर्मर है तो पूर्व, पूर्व मेयर भी थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व के पोस्ट मास्टर भी थे। एंड सेवरल अदर्स, कई अनेक भी थे। बिसाइड्स, इनके अलावा कई और भी वहां लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग कैसे दिखाई पड़ते थे? दुखी। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था वो क्या लाया था? एक पुरानी वर्णमाला या बालपोथी की पुस्तक लाया था। थम्ब्ड एट द एज, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान बन गए थे। यानी वो बुक काफी ओल्ड था, और जब हम किसी बुक को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो जब हम लोग उसको अंगूठे का प्रयोग करके उसको ओपन करते हैं तो अंगूठे का निशान वहां पड़ जाता है, यानी वो बुक है थोड़ा सा पीला पड़ जाता है जहां से हम अंगूठे से पकड़कर ओपन करते हैं। तो वहीं वो कह रहा है एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह उसको खोल कर पकड़ा था। ऑन हिज नीज, कहां? अपने घुटनों पर, यानी अपने ऐसे पैरों पर खोल करके वो बैठा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, किसके साथ? अपने बड़े चश्मे के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उस चश्मे को कहां रखा था? पेज पर। यानी देखो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, जब हम चेयर पर बैठते हैं तो बुक को हम क्या करते हैं? अपने नी पर ओपन कर लेते हैं, और पेन या कोई और चीज है तो उसी बुक पर रख लेते हैं। वैसे ओल्ड हॉसर भी किया था, ऐसे बैठा था बेंच पर और अपने नी पर बुक रखा था और उसी पर अपना बड़ा सा चश्मा भी रखा था। समझ गए होंगे भाई, कोई टफ नहीं है। अगला, While I was wondering about it all, कह रहा उस दौरान जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य प्रकट कर रहा था, एमहैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एमहैमल सर जी, माउंट का मतलब होता है सवार होना, तो एमहैमल सर जी अपने चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और उसी विनम्र टोन के साथ, which he had used to me, जिसका प्रयोग वो मेरे लिए करते थे, said, बोले। यानी कह रहा है कि एमहैमल सर जी कुर्सी पर बैठ गए थे और उसी गंभीरता के साथ, उसी जेंटल टोन के साथ उन्होंने हम लोगों से कहा जो टोन पहले वो हम लोगों के लिए प्रयोग करते थे। क्या बोले? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन। अब आपको पता लगा होगा कि ये ऐसा क्यों पढ़ रहा है। उन्होंने कहा दिस इज द लास्ट लेसन, यह वह लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है। बर्लिन क्या है? जर्मनी का कैपिटल है, राजधानी है, और आपको पता है सारी चीजें वहीं से डील होती हैं, कैपिटल से ही। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन,
अल्सास और लॉरेन जिले में जितने भी स्कूल हैं उसमें केवल क्या पढ़ाया जाए, जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए वाले सर जी हैं, जो नए वाले अध्यापक हैं, वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, या तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी वाला लेसन है, फ्रेंच वाला लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ज्यादा ध्यान दें। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब इतनी बात को सुनकर फ्रेंच कहता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये वर्ड मेरे लिए एकदम बिजली के कड़कड़ाहट की तरह थे। जैसे बिजली चमकती है और बहुत तेज साउंड करता है, ये आवाज मुझे भी वैसा ही लगा। कौन सा आवाज? यही आवाज कि अब हमारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज चलेगा। फ्रेंच कह रहा है ओह द रेच, कह रहा कि रेच का मतलब क्या होता है? अभागा। तो कह रहा है फ्रेंच ओह द रेच, कह रहा कि ओह हम लोग कितने अभागे हैं। That was what, वह वही था। They had put up at the town hall, जो उन लोगों ने टाउन हॉल पर लिखा था। यानी क्या लिखा था? यानी जब फ्रेंच स्कूल से लेट हो रहा था तो जा रहा था स्कूल के लिए, तो टाउन हॉल के सामने, टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज लिखा था वो कह रहा अच्छा ये वही न्यूज लिखा था। कौन सा न्यूज? कि अब यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि अच्छा ये वही था जो उन लोगों ने टाउन हॉल पर लिखा था। चलिए अगला देखेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच कह रहा है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसको मैं बड़ी मुश्किल से लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब तो वहां मुझे रोकना ही होगा, यानी अब मैं सीख नहीं पाऊंगा। देन तब, ओह हाउ सॉरी, कह रहा कितना ज्यादा दुखी। आई वॉज, मैं था। फ्रेंच कह रहा है मैं कितना ज्यादा दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, जो मैं अपना लेसन लर्न नहीं करता था इसके लिए मैं कितना ज्यादा दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं क्या लेसन नहीं सीखता था, मैं क्या तलाशने चल जाता था? चिड़िया का अंडा। वैसे अब आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी कोई अनावश्यक कार्य ना करके बल्कि अपने लेसन पर ध्यान दें, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करें भाई। क्योंकि देखिए आज ये क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि बताइए हमको जब पढ़ना था तो हम पढ़े नहीं, बल्कि क्या किए बताइए, चिड़िया का अंडा खोजने जाते थे। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, या फिर सरकने जाते थे। कहाँ? ऑन द शोर। शोर क्या है? एक फ्रांस की एक नदी है, और अभी मैंने कहा कि वहां पर ठंडक ज्यादा होता है, तो जब नदी रिवर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पर लोग क्या करने जाते थे? स्लाइड करने, सरकने। तो वही कह रहा है कि हम लोग पढ़ते नहीं थे, चिड़िया का अंडा तलाशने चले जाते थे, सार नदी पर फिसलने के लिए चले जाते थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, कह रहा है जो मेरी किताबें हैं अभी कुछ समय पहले ये मुझे बकवास लगती थी। सो हैवी, और बहुत भारी भी लगती थी, क्योंकि जब जिनको पढ़ना नहीं है तो बुक उनको भारी लगेगा, बुक उनको हैवी लगेगा, बकवास भी लगेगा। तो ये कह रहा है कि अभी कुछ समय पहले ये मेरी जो किताबें थी ये मुझे बहुत बकवास और बहुत भारी लगती थी। टू कैरी, ले जाने के लिए मुझे बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का जो मेरा बुक में मेरे संतों का इतिहास दिया था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे पुराने मित्र जैसे लगने लगे।
डेट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता था, एंड एमहैमल टू, और अब मैं एमहैमल सर जी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। द आइडिया, ये जो विचार आया डेट की, ही वॉज गोइंग अवे, कि वह यानी सर जी एमहैमल जी अब दूर जा रहे हैं। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जिन्हें अब हम कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट, तो मुझे वो सारी चीजें भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में, यानी जब वो रूल लेकर चलते थे तो सारे जो भी स्टूडेंट होते थे उनको डर लगता था। वो लोग कहते थे सर जी अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है सारे बच्चे भूल गए। कब? जब उन्हें ये पता लगा कि अब सर जी चले जाएंगे और सर जी को अब हम लोग और कभी नहीं देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कि उसने क्या किया, मुझे सारी चीजों को भुला दिया उनके उस रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के थे, बदमिजाज थे। ये सारा उनका जैसा बिहेवियर था, इस बिहेवियर को हम लोग भूल गए, बल्कि उनको हम लोग अब बहुत अच्छा कहने लगे। चलिए, पुअर मैन कह रहा है बेचारे सरजी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन के सम्मान में था। डैट की ही हैड पुट ऑन, वो पहने थे हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, वो अपने संडे वाले कपड़े को उस दिन जो पहने थे वो लास्ट लेसन के सम्मान में पहने थे। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक, कि अब गांव के लोग वहां पीछे ऑफ द रूम, यानी वहां कमरे के पीछे, कमरे में पीछे वहां पर गांव वाले लोग क्यों बैठे हैं, इस बात को अब मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि वे लोग भी क्या थे, दुखी थे। टू, वे लोग भी, यानी वे लोग भी क्या थे, दुखी थे। कौन से लोग? जो वही रूम में पीछे बैठे थे गांव वाले। डैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे भी बहुत ज्यादा स्कूल नहीं गए थे, इस बात को लेकर वे लोग भी दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वहां पर जो सारे लोग प्रेजेंट हुए थे, यह उनका तरीका था धन्यवाद देने का हमारे सर जी का। फॉर हिज 40 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने 40 साल ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक एकदम फेथफुल तरीके से विश्वासपूर्ण उन्होंने सेवा दिया था। और उनको सम्मान देने के लिए गांव के सभी लोग वहां बैठे थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वह सब अपना सम्मान दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, उस देश के लिए। डेट वाज देयर्स नो मोर, जो अब देश अब और ज्यादा समय के लिए उनका नहीं रहा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अब सरजी जो है वो चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे यानी कि अब अल्सास और लॉरेन पर किसका कब्जा हो गया? जर्मनी का। तो वही कहा जा रहा है कि अब वहां उस गांव के जो भी लोग हैं, क्या अब वो देश उनका रहा? नहीं रहा। अब उस पर किसका कब्जा हो गया? जर्मनी का। अब सरजी का भी वो देश नहीं रहा, ना फ्रेंच का रहा और ना उन गांव वालों का रहा। ठीक है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, काफी आसान है। जल्दी ही अगले वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको आसानी से बार बार 1-2 बार कम से कम जरूर देखें। धन्यवाद।